चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। रिवीजन क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो पहला सब्जेक्ट बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का आज हम वेरी फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, नोट्स आप सबके पास हैं, आप सबने नोटबुक में लिखे होंगे। जिन्होंने नहीं लिखे वो नोट्स का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, राइट। इन्हीं नोट्स से हमने सब कुछ करना है। लास्ट में जरूरत पड़ेगी तो हम बुक की हेल्प करेंगे, हेल्प लेंगे। बेसिकली बुक हमारी हेल्प करेगी, बट बेसिकली मैंने हमेशा बताया है, अगर आपने नोटबुक अच्छे से पढ़ लिया ना, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इकोनॉमिक्स होती क्या है, जैसे मैंने हमेशा एग्जाम्पल लिया है वही एग्जाम्पल दोबारा लेके जा रहा हूं। सपोज कीजिए आपके पास बच्चों 500 रुपीज का पॉकेट मनी मिला। अब आपको खर्चा करना है, एंजॉयमेंट। आइसक्रीम लेनी है, चॉकलेट लेनी है, फिर आपको ध्यान है कि क्लासेस के लिए नोटबुक और पेन भी लेना है। फिर आदमी सोचता है यार कुछ पैसे बचा लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं। फिर ध्यान आया कि यार दोस्तों को तो पार्टी देनी भी पेंडिंग है, पार्टी भी देनी है। अब देखो 500 रुपया लिमिटेड रिसोर्स, क्या है ये? लिमिटेड रिसोर्स। और इच्छाएं अनलिमिटेड। मतलब जेब में 500 रुपए और सपने इतने कि भैया लाखों रुपए का खर्चा हो जाए। इसे ही तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आई एम रिक्वायर्ड टू मेक ए चॉइस। मुझे चॉइस करनी पड़ेगी कि इस 500 रुपए को कैसे मैनेज करूं। आइसक्रीम ले लूं, चलिए छोड़ आइसक्रीम, छोड़ चॉकलेट ले लेते हैं। नोटबुक 2 लेनी थी, 1 ले लेते हैं। पेन भी 1 ले लेते हैं। दोस्तों को बड़े 5 स्टार होटल में पार्टी देनी थी, चलिए यार छोटे से ढाबे भी दे देते हैं। अब आप चीजों को कम ज्यादा भी कर सकते हो, चीजों को खत्म भी कर सकते हो, चीजों को यूज भी कर सकते हो कि फॉलो करना है या नहीं करना। और ये आपके साथ नहीं, हर एक के साथ है, सुबह से शाम तक। बच्चा जब आप सोचिए ना, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, उसको पॉकेट मनी मिलना शुरू होता है, ये समस्या शुरू हो जाती है। 5 रुपए पॉकेट मनी मिला या 10 रुपए पॉकेट मनी मिला। अब 10 रुपए का तो समोसा ही है कैंटीन में। आपकी इच्छा तो कोल्ड ड्रिंक लेने की भी है, आज आपकी इच्छा पेस्ट्री लेने की है। अच्छा पेस्ट्री भी 10 की है, एक काम करो समोसा छोड़ देते हैं, पेस्ट्री ले लेते हैं, राइट। ये मैं आपको बड़ा लिटरल सा, बड़ा रियल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, फर्स्ट क्लास में 2 रुपए का समोसा होता था। मेरी पॉकेट मनी 1 रुपया, मेरे दोस्त की पॉकेट मनी 1 रुपया। हम दोनों मिलकर एक समोसा लेते थे, आधा आधा खा लेते थे। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। सच्चाई है। देखो अब समोसा लिस्ट कैटेगरी में आ गया, 10 रुपए वाला हो गया, बर्गर का जमाना आ गया। उसमें समोसा लग्जरी कैटेगरी था कि बच्चे की पॉकेट मनी 1 रुपये, समोसा 2 रुपया। वो अलग बात है जब हमारी पॉकेट मनी 5 रुपये की समोसा, तब भी बेचारा 3 रुपये था। ये तो अब पहुंचते पहुंचते पता नहीं 10, 12, 15 तक पहुंच गया। तो ये होता है बच्चों को सुबह से शाम तक। अच्छा सेकंड एग्जांपल जो मैंने हमेशा लिया और हमेशा कहा है कि अगर इकोनॉमिक्स देखनी है कि सबसे अच्छी कहां की जाती है तो अपने घर पे देखो। एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर से अच्छी इकोनॉमिक्स कोई नहीं कर सकता। एक लेडी लिमिटेड बजट के साथ अपना घर चलाती है। सब्जियां, फ्रूट, बच्चों का खाना पीना, राशन पानी, बिजली का बिल, केबल का बिल, रिचार्ज करने के बाद भी क्या कर लेती है? सेविंग। दिस इज इकोनॉमिक्स बेसिकली, वेदर यू नो और नॉट। वी ऑल आर डूइंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। हम सब इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, हमको नहीं पता, मगर हम भी फिर भी कर रहे हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए किसी एक लिटरल डेफिनेशन की बात नहीं करा गया। बहुत बड़ी डेफिनेशन में जाए कि कैसे एक आदमी मैनेज करता है अपने स्कार्स रिसोर्सेज को ताकि अपनी इच्छाओं की पूरी कर सके, पूर्ति कर सके। एक सिंपल सी बात समझे, कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अलग अलग ऑल्टरनेट में से अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक फंडा जो भी अगले पॉइंट में आएगा भी सही, दैट इज चॉइस मेकिंग। देखिए इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और यू कैन से इकोनॉमिक इश्यूज। अब क्वेश्चन आता है सर इकोनॉमिक्स इशू क्यों होते हैं? 2 रीजन है। पहला रीजन है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। दुनिया में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाए। सेकंड, ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों हर एक रिसोर्स के एक से ज्यादा यूज हैं। फॉर एग्जांपल हम बेसिक एग्जांपल है मिल्क का। दूध पीने के काम आता है, दूध दही बनाने के, मक्खन बनाने के, घी बनाने के, मिठाई बनाने के, पनीर बनाने के काम आता है। सपोज कीजिए घर में 2 लीटर दूध बच गया। अब 2 लीटर दूध बच गया तो लेडी को सोचना है कि क्या करना है। अब देखो अगर मान लीजिए दूध सिर्फ पीने के काम आता तो पी लेते। अब इतने सारे ऑप्शन है, दही, मक्खन, घी, पनीर, तो सोचना पड़ता है कितने दूध का कितना कुछ बनाया जाए। तो बिकॉज स्कार्सिटी है,
और ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक नई प्रॉब्लम निकल कर आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कितना करना है कितना नहीं करना। और इसलिए हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, राइट। वैसे बच्चों इन दो प्रॉब्लम के अलावा एक तीसरी प्रॉब्लम भी बना सकते हो आप, दैट इज ह्यूमन वांट अनलिमिटेड। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, एग्जाम में नहीं आएगा शायद ये, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्लियर? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स कितनी तरह की होती है? इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो स्मॉल लेवल पर, मैक्रो लार्ज लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर। जब हम किसी भी स्टडी को स्मॉल लेवल पर करते हैं तो वो माइक्रो होती है, जब उसे लार्ज लेवल पर करते हैं ऑन द एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, ऑन द एग्रीगेट लेवल, दैट इज मैक्रो। लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर राम की इनकम माइक्रो, पूरे इंडिया की इनकम मैक्रो। क्लास में बैठे एक बच्चे की इनकम, एक बच्चे की पॉकेट मनी माइक्रो, पूरी क्लास की पॉकेट मनी। फिर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि हर एक चीज माइक्रो भी होती है, हर एक चीज मैक्रो भी होती है, डिपेंड करता है कि आप उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हो। आप राम की इनकम को हरियाणा की इनकम से कर रहे हो तो राम की इनकम माइक्रो, हरियाणा की मैक्रो है। मगर आप हरियाणा की इनकम को इंडिया की इनकम से कंपेयर करोगे तो हरियाणा की इनकम जो कि पहले मैक्रो थी वो क्या बन जाएगी? माइक्रो। तो एवरी स्टडीज माइक्रो एज वेल एज मैक्रो डिपेंड ऑन द रेलेवेंट कंपैरिजन। किससे आप कंपेयर करें, बात समझ पा रहे हैं? मैंने हमेशा क्लास में बताया ना वो कि एक आदमी है, वो अपने बच्चों का तो पापा है मगर अपने पापा का तो बच्चा है ना, वो समझ रहे हैं? ऊपर वाले से जो आपसे बड़ा है तो आप माइक्रो, जो आपसे छोटा है तो आप उसके मैक्रो। चलिए इकोनॉमिक्स पढ़ने के मेथड्स। सर इकोनॉमिक्स पढ़ने के दो मेथड है, इंडक्टिव स्टडी, डिडक्टिव स्टडी। इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव होता है जब आप पर्टिकुलर से जनरल में जाते हो, डिडक्टिव होता है जब आप जनरल से पर्टिकुलर में। ये क्या होता है? पर्टिकुलर मतलब सिंगल, एक पर्टिकुलर बात, जनरल मतलब ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मिस्टर राम की इनकम कितनी है, आपने बता दी। मैंने कहा शाम की, सोन की, मोहन की, करते करते मैंने पूरे देश की नेशनल इनकम निकाल ली। मैं पर्टिकुलर से शुरू हुआ था मिस्टर राम से, पूरे देश पे जनरल पे पहुंच गया, दैट इज इंडक्टिव मेथड। जोड़ जोड़ कर चलना, जोड़ जोड़ कर चलना। एक होता है डिडक्टिव, मेरे को पूरे देश की इनकम पता है, नेशनल इनकम, मैंने डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दी, वो क्या आ गई? पर कैपिटा इनकम। उसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, तोड़ तोड़ कर डिवाइड करके। जहां पर भी एडिशन होगा, जहां पर भी सम वर्ड होगा, जहां पर भी टोटल शब्द होगा, कौन सा शब्द? वो इंडक्टिव मेथड है। कौन सा? इंडक्टिव। जहां पर भी एवरेज 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 शब्द का प्रयोग होगा वो क्या है? डिडक्टिव। एवरेज मतलब टोटल डिवाइड बाय नंबर। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में इंडक्टिव भी पढ़ते हैं, हम डिडक्टिव भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन टू ऑल, इकोनॉमिक्स साइंस है, आर्ट है, या बोथ है? पहला क्वेश्चन, साइंस है तो कैसे है बताइए? साइंस क्या होती है? एक सिस्टमैटिक स्टडी जिसमें रूल्स, प्रिंसिपल, फॉर्मूलाज, कॉज एंड इफेक्ट्स होते हैं। क्या इकोनॉमिक्स में होते हैं? होते हैं। इकोनॉमिक्स साइंस है, मगर क्या इकोनॉमिक्स एग्जैक्ट साइंस है? नहीं, इकोनॉमिक्स इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, बिकॉज इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बिहेवियर विच इटसेल्फ इज अनप्रेडिक्टेबल। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर है। मैं बैठा हूं 2 मिनट में मेरा मूड खराब हो सकता है, किसी ने कुछ कह दिया, आप 2 मिनट में खुश हो सकते हो, हैप्पी हो सकते हो, सैड हो सकते हो, एंग्री हो सकते हो। जब आपको अपने बिहेवियर का नहीं पता तो आप इकोनॉमिक्स को कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे? तो इट्स ए साइंस बट इम्प्योर साइंस, आर्ट, आर्ट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सम नॉलेज, यू नो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ समथिंग। इकोनॉमिक्स में हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जो आपको हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना सिखाते हैं, ये खाली आप बच्चे किताबों में नहीं निकालते, रियलिटी में भी निकालते हैं। आपके देश की सरकार इकोनॉमिक सर्वे करती है, इन्फ्लेशन का रेट निकालती है, सेंसस पॉपुलेशन निकालता है, अनएम्प्लॉयमेंट की दर निकाली जाती है। वो सारी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आपको किताबों में पढ़ाई जाती है। तो हम कहते हैं इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है। अच्छा, ये क्वेश्चन हर जगह होता है, अकाउंट भी होता है, अकाउंटेंसी इज साइंस और आर्ट। कुछ भी पढ़ लो यार, कुछ भी, कोस्ट अकाउंटिंग इज साइंस और आर्ट। दुनिया में हर चीज ना साइंस भी और आर्ट भी है। बच्चों को समझ आए ना, बच्चा याद जरूर कर लेता है कि आंसर क्या है? बोथ। वैसे भी हम बहुत स्मार्ट है, पेपर के अंदर ना बोथ का ऑप्शन देखते हैं हमारा मन ललचा जाता है, बोथ ही लगा दो। हमेशा बोथ ठीक नहीं होता, याद रखना। क्या होता है? ए बी सी बोथ, डी नन। कुछ बच्चे होते हैं नेगेटिव पीपल, वो नन पे विश्वास करते हैं। कुछ होते हैं ओवर पॉजिटिव, वो बोथ पे विश्वास करते हैं। आंसर होता है नहीं दोनों में से कोई भी, आंसर ये भी होता है, ध्यान रखना, पढ़ के जाना, ठीक है? अच्छा, साइंस, आपने कहा इकोनॉमिक्स साइंस है, ठीक है जी, साइंस है। इकोनॉमिक्स दो तरह की साइंस है। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस
टू कैटेगरी में डिवाइड होती है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव साइंस मतलब प्लेन स्टेटमेंट जो कहती है व्हाट इज एंड व्हाट वाज, जो है ये था। आपने कहा माय नेम इज राम, पॉजिटिव साइंस। आई हैव गोट 50 मार्क्स, पॉजिटिव साइंस। ठीक है ना। आप घर गए, आपने कहा घर वालों को मेरे 90 नंबर आए, पॉजिटिव साइंस। मगर घर वालों ने कहा बेटे 90 नंबर कम है, आपके 95 आने चाहिए थे। अब देखो एक और साइंस आ गई, आने चाहिए थे, शुड बी और टू बी, जो होना चाहिए उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। कौन साइंस? पॉजिटिव एक प्लेन स्टेटमेंट है, नॉर्मेटिव एक सजेस्टिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव साइंस को आप डिस्क्रिप्टिव बोलते हो, नॉर्मेटिव को आप प्रिस्क्रिप्टिव बोलते हो, राइट। दुनिया में जो भी आपको सजेशन दी जाती है। अच्छा एक और डिफरेंस है, पॉजिटिव साइंस को वेरीफाई किया जा सकता है क्योंकि जो हो चुका है या हो रहा है देख सकते हो। नॉर्मेटिव साइंस एक सजेशन है, एक सलाह है, वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते, राइट। चले ये देखो, मिस्टर अपने फादर के पास गया है, आई गोट 90% मार्क्स। ए कहता है यू शुड गोट 95% मार्क्स। तो ये पॉजिटिव साइंस है और ये नॉर्मेटिव साइंस। तो इकोनॉमिक्स में कौन सी पढ़ते हैं हम? दोनों पढ़ते हैं। आपके सजेशन निकलते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, हमारा इन्फ्लेशन रेट ये है, ये पॉजिटिव है। फिर साथ में आता है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट ये होना चाहिए, ये क्या है? नॉर्मेटिव है। चलिए यहां तक बताएं, फिर यहां तक बेसिक एक बार रीड करें, फिर मेरा नेक्स्ट पोर्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट, उस पर आऊंगा मैं। चलिए जल्दी से देखें एक बार। चले सेकंड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी की बेसिक समस्या है। 3 पढ़ते हैं, बस 4 होती है, आपने देखा होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट आर द प्रोविजन टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। बीइंग ए प्रोड्यूसर आपका पहला डिसीजन क्या बनाना है। बच्चों इसमें 2 बातें आती हैं, व्हाट काइंड ऑफ कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। खाली आपको यह डिसाइड नहीं करना कि क्या बनाना है, आपको यह भी डिसाइड करना है कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है, राइट। पहले तो क्या बनाना है, क्या बनाना है का मतलब होता है कि मैं क्या बनाऊं, कौन से गुड्स बनाऊं। मैं ब्रेड बना लूं, मोबाइल बना लूं, पेन बनाऊं, पेंसिल बनाऊं, नोटबुक बनाऊं। बेसिकली 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं विच आर यूज फॉर कंजप्शन बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, डायरेक्ट कंजप्शन। आप घर पे ब्रेड लेकर आए, आप मोबाइल पर्सनल यूज के लिए लेकर आए, आप पेन नोटबुक लेकर आए, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फर्दर प्रोसेसिंग। यहां पर खाली फर्दर प्रोडक्शन है ना, फर्दर प्रोसेसिंग भी होता है। क्योंकि देखिए जैसे आप फॉर एग्जांपल मैंने हमेशा बताया आपको, आप बेकरी में गए, बेकरी में आपको बैठने की जगह मिली, वहां पर एक एसी लगा हुआ है, वो भी आपका क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स है। बेकरी के एसी से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, वो आपको वहां पर कुछ सैंडविच या बर्गर नहीं बना के दे रहा है एसी, मगर वो जरूरी है वहां पर बैठने के लिए, तो वो भी कवर होगा। जैसे मान लो आप एक लैपटॉप लेकर आते हो, आप अपने पर्सनल यूज के लिए घर के लिए लैपटॉप लेकर आए तो वो कंज्यूमर गुड्स है, मगर आप अपने ऑफिस में यूज करने के लिए लेकर आए तो वो प्रोड्यूसर गुड्स है, राइट। देखो ये एग्जांपल ले रखा है, जैसे एसी घर पर लगा है तो कंज्यूमर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगा है तो प्रोड्यूसर है। यानी कि एवरी गुड्स कैन बी कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर गुड्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स एंड यूज। मतलब हर एक गुड्स को मैं कंज्यूमर भी कह सकता हूं, प्रोड्यूसर भी कह सकता हूं, डिपेंड करता है कि उसका यूज क्या हो रहा है, डिपेंड करता है कि उसका यूज क्या हो रहा है। चलो आपने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है।
सेकंड है कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें बात करते हैं प्रोडक्शन की टेक्निक की। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की दो तरह की टेक्निक होती हैं बच्चों, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव जहां पर कैपिटल का प्रयोग लेबर के मुकाबले ज्यादा किया जाता है, और लेबर इंटेंसिव जहां पर लेबर का प्रयोग कैपिटल के मुकाबले ज्यादा। यहां पर एक बात ध्यान रखना, गलती से भी हमें सोचना कि लेबर इंटेंसिव में खाली लेबर का प्रयोग होता है, कैपिटल इंटेंसिव में खाली लेबर का, दोनों का प्रयोग होता है। कैपिटल में कैपिटल का ज्यादा प्रयोग होता है, लेबर में लेबर का ज्यादा प्रयोग होता है। लेबर का एग्जांपल फॉर एग्जांपल हैंडलूम, कैपिटल का पावरलूम, राइट। अब ये किस पे डिपेंड करता है, पहली बात गुड्स कैसे हैं। मान लो गुड्स बनने ही हाथ से, मशीन ही नहीं है तो मशीन लाओगे कहां से, ये गुड्स बनते ही मशीन से। अच्छा, जब गुड्स दोनों से बन सकते हैं वहां पे आपको चूज करना पड़ता है, वहां पे देखना पड़ता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कितनी है, लेबर है या नहीं है, सस्ती है महंगी है। आपको पता है हमारे देश में लेबर सस्ती है प्रैक्टिकली। अब आपको कोई सर इतनी महंगी लेबर है, बेटे इतनी महंगी नहीं है। आप फॉरेन कंट्रीज में देखो, आपको पता है कई कंट्रीज में ऐसे है, यूएस वगैरह में मेड रखना भी, घर के लिए मेड रखना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर सब स्किल्ड लेबर है। मेड इतने महंगे पैसे ले लेगी आपसे, वहां पर लोग खुद काम करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, घर का काम करते हैं, फिर जॉब पर जाते हैं। हमारे यहाँ तो सारे राजा साहब हैं, बंदे रखे हैं, चल भाई गाड़ी साफ कर तू झाड़ू पोछा कर, बाबूजी 11 बजे सो के उठेंगे हैं लाट साहब, फिर 12 बजे ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाते कॉफी पियेंगे, फिर दोस्त का फोन आएगा, फिर कहेगा मैं जा रहा हूँ तुम संभालो, फिर आएंगे शाम को, है ना। होता नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत है। हमारे यहाँ गाड़ी साफ करने के लिए अलग है, वॉचमैन अलग है, ड्राइवर अलग है, छोटू अलग है, सफाई वाली आंटी अलग है, चाय बनाने वाला लड़का अलग है, आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए तो हमारे देश में लेबर इंटेंसिव चलती है, सच्चाई की बात है, क्योंकि हमारे देश में स्किल कम है, अनस्किल। देखो हमारी लेबर कौन है, हमारी मेजोरिटी ऑफ लेबर वो है या तो जो पढ़ी लिखी नहीं है, या पढ़ी लिख के नौकरी नहीं मिली। उन कंट्री की मैं बात करूं, यूएस कनाडा वगैरह की, वहां पे ऑलमोस्ट सभी पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है तो स्किल्ड है कि नौकरी मिल जाती है। इसलिए तो आपने देखा होगा यहां से जो लोग बच्चे पढ़ने आते हैं वहां नौकरियां करते हैं, और नौकरी करके पढ़ाई भी कर लेते हैं, पैसे बचा के घर भी भेज देते हैं। इसका मतलब वहां पे लेबर को तनख्वाह अच्छी मिल रही है ना। सोचो, यहां जो लाट साहब 11 बजे उठते हैं, वहां जाके वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं, वहां पे वो गाड़ी धोते हैं, क्योंकि वहां पर गाड़ी धोने के इतने पैसे हैं, यहां गाड़ी के शोरूम में बैठे मैनेजर के उतने पैसे नहीं है, याद रखना। सच्चाई की बात है, सच्चाई की बात है। तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो हमारे देश में क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा है। चलो अब होम टू प्रोड्यूस बनाना किसके लिए है, टारगेट कस्टमर सेलेक्ट कीजिए। जनरली रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास में भी अपर क्लास या लोअर मिडिल क्लास। हम मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना आईफोन का, आईफोन नॉर्मली मिडिल क्लास को टारगेट नहीं करता, हो जाता बाद में अपने अभी, क्योंकि आजकल मिडिल क्लास का दायरा बहुत बढ़ गया, मिडिल क्लास अपर मिडिल में चला गया, तो वो आईफोन परचेज करता है। बट एक क्लास देखो आप, सैमसंग देखो, सैमसंग हायर क्लास के लिए 1.5-2 लाख के फोन भी बनाता है, लेकिन वो 5,000 वाला टच पैड वाला, 2,000 वाला भी बनाता है। तो सैमसंग टारगेट्स ऑल क्लासेस एंड आईफोन टारगेट ओनली रिच क्लास और अपर मिडिल क्लास। अच्छा जी, आज तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, फ्यूचर का क्या, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आज तो हम अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता हूं मैं इसको, कि आप आज की जनरेशन के लिए तो अच्छा काम करो, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं करोगे क्या, क्या आप सारे रिसोर्सेज आज ही खत्म कर दोगे, आपके आने वाले जो फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आज आप इच्छाएं पूरी करो, मगर इस तरीके से ना करो कि फ्यूचर वालों के लिए कुछ बचे ही नहीं। इसके लिए एक ही तरीका है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पहले होती है सेविंग, लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वो सेविंग का होता है मोबिलाइजेशन बैंक्स वगैरह में, और फिर वो लोन की फॉर्म में या कैपिटल की फॉर्म में क्या बन जाती है, इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, सेम टॉपिक आता है आपके प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत यहां तक। सर आपने समस्याएं तो बता दी, सॉल्यूशन तो बताए नहीं। अब बेटे सॉल्यूशन जानने के लिए आपकी कंट्री में या दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं वो जानने की आवश्यकता है, राइट। बताइए बच्चों, कितनी तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, 3 तरह के, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट पूंजीवाद, सोशलिस्ट समाजवाद, और मिक्स्ड। दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएसए, दुनिया की सबसे, यूएसए एंड सिंगापुर बहुत, लेकिन यूएसए इज बिगर देन सिंगापुर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशलिस्ट इकोनॉमी
एंड दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, राइट। होती क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज एंड मींस आर कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन, पूंजीपति, जिसका पैसा उसके रिसोर्सेज, प्रोडक्शन क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, क्या प्राइस रखना है, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों डिसीजन एक ही आदमी लेगा। कौन? जिसका बिजनेस है, जिसका पैसा है। क्या इस देश में सरकार नहीं होती? होती है। फिर सरकार क्या करती है? सरकार छोटा मोटा रूल्स रेगुलेशन टैक्सेस वगैरह लगाती है। सरकार आपके डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करती। सरकार ये नहीं कहती, सरकार अमेरिका की सरकार, अमेरिका की सरकार ने कभी आईफोन वालों को कहा है, एप्पल वालों को, गरीबों के लिए एप्पल फोन बनाओ? नहीं। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या है ये? मेरा पैसा, मेरी पूंजी, मेरा प्रॉफिट, मेरा बिजनेस, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस ना, कैपिटलिस्ट। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, सिंगापुर। इसको अगर इंडिया वाली मिक्स्ड वाले में फ्यूचर में डाल के देखे तो प्राइवेट सेक्टर निकलता है। कौन सा निकलता है? प्राइवेट। फ्यूचर देखो, पहला प्राइवेट कंट्रोल है, प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेटली कंट्रोल, प्राइवेटली ओन्ड है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव है, इनका मोटिव है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, राइट। गवर्नमेंट का रोल बड़ा लिमिटेड सा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है सरकार। देखो सरकार का काम है ना, पुलिस होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, दंगे ना हो, झगड़े ना हो, ये तो सरकार का ही काम है ना, सोसाइटी को मेंटेन तो करना ही है, राइट। प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस कैसे डिसाइड होता है? जनरली डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम से, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से। प्राइवेट सेक्टर या कैपिटलिस्ट सेक्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, बहुत बढ़िया काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, स्पीडली काम करते हैं और आपके हिसाब से काम करते हैं। आप खुद बताओ, अपने देश में देखिए आप, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फैसिलिटीज के ऊपर है। वो आजकल अलग बात है कि आजकल पब्लिक सेक्टर काफी एफिशिएंट हो गया, कंपीट कर रहा है, ओवरऑल ओवरऑल बात करें तो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा, नेक लेवल तक का कंपटीशन है। सिंपल सी बात है, मारने तारने को तैयार रहते हैं। आप चल जाओ बैंक में, प्राइवेट बैंक में लोन लेने चल जाओ, उसने कहा 7%, आप दूसरे प्राइवेट बैंक को बताओ 7% होगा, 6.5%, घर आ जाएगा आपके। इस तरीके से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कंज्यूमर सोवर्निटी है। प्राइवेट सेक्टर या फिर कैपिटलिस्ट के लिए कस्टमर भगवान है। कंज्यूमर सोवर्निटी होती है, चॉइस इज ऑफ कस्टमर ओनली, कस्टमर जो बोलेगा वो देंगे, राइट टू चूज। मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं, अपना बनवा लो। आप बेकरी पे गए, आपको केक दिखाया गया, आपको केक पसंद नहीं है, आपने कहा भैया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी पसंद का और चाहिए, वो बना देते हैं। आप गाड़ी के शोरूम में चलो, गाड़ी भी आजकल कस्टमाइज हो रही थी आपके हिसाब से, सब कुछ बदल गया। आप मतलब आप चीज चिली खा सकते हो रेस्टोरेंट में जाके बिना चिली के, भैया चिली नहीं डालना, है ना, ऐसा भी होता है। हाँ, सब कुछ बिना मीठा मीठे की रसमलाई बना देते हैं आपके लिए। आप भगवान हो, आप जो बोलोगे वही बना देंगे। बिना पनीर का शाही पनीर भी खिला देंगे आपको। आप बोलो क्या चाहिए आपको, यू हैव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आपको पसंद है छोड़ दो, आपकी मर्जी। प्योरली कैपिटलिज्म, प्योरली क्या है ये? कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिस्ट सॉल्यूशन कैसे निकालता है? हमारा मुद्दा सॉल्यूशन निकालने का था ना। 3 प्रॉब्लम, देखो एक प्रॉब्लम तो कॉमन है, कौन सी? प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका तो एक ही आंसर है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। 3 समस्याएं पढ़नी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर टू। अब आप सोचो, बच्चों दिमाग लगाओ, कैपिटलिस्ट की तरफ से क्या सॉल्यूशन निकल गया व्हाट टू प्रोड्यूस का? क्या बनाए? कैपिटलिस्ट वही बनाएगा जिसका प्रॉफिट हाई होगा, जिसकी डिमांड हाई होगी, उसको पैसे कमाने हैं। क्या कमाना है? पैसा। हाउ टू प्रोड्यूस, उसको ना लेबर से प्यार ना कैपिटल से प्यार, उसको कॉस्ट से प्यार है। जिसकी कॉस्ट, जिस टेक्निक की कॉस्ट मिनिमम होगी वो अपनाएगा। एंड फॉर रूम टू प्रोड्यूस, जनरली रिचर सेक्शन या अपर मिडिल सेक्शन, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव। क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक और आ जाते हैं फिर महापुरुष सोशलिस्ट वाले। ये वो लोग हैं जिनका मुद्दा प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, इनका टारगेट है सोशल वेलफेयर। क्या है? जहां पर सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास है, अथॉरिटी के पास है, सारे प्रोडक्शन के डिसीजन, प्राइसिंग के कौन लेगी? गवर्नमेंट। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में होता है छोटा मोटा, देयर स्मॉल प्राइवेट फर्म्स। देखो मतलब दोनों में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। कैपिटलिस्ट में सरकार थी, सोशलिस्ट में थोड़े थोड़े सेक्टर हैं। इंडिया के रिलेशन में बात करें तो हमारा पब्लिक सेक्टर, कौन सा? पब्लिक सेक्टर। अच्छा, एग्जांपल चाइना, रशिया, क्यूबा। दुनिया की सबसे बड़ी सोशलिस्ट इकोनॉमी चाइना।
फीचर। मोटिव बच्चों एक ही है, सोशल वेलफेयर। क्या है? सोशल वेलफेयर। कलेक्टिव ओनरशिप है, सबका रिसोर्सेज पर पूरा ही कंट्रोल है। मतलब देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किसी एक बिजनेसमैन के नहीं है, सोसाइटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति के हैं। प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई मैटर नहीं करती, सरकार वो बनाती है जिस चीज की उनको लगता है लोगों को जरूरत है, चाहे सप्लाई कम हो चाहे डिमांड कम हो। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, इसको सेंट्रलाइज गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कंट्रोल। अच्छा याद रखना, पेपर में क्वेश्चन कई ऐसे भी आते हैं, कई बार प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से क्वेश्चन आया था। प्लान्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट, प्राइवेट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का कोई और नाम बताओ? फ्री इकोनॉमी कैपिटलिस्ट। तो नाम ऐसे भी है, ध्यान रखना। हाँ, ये कैपिटलिस्ट के मुकाबले कम एफिशिएंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और हमारे यहाँ तो सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाती हैं। वो एक ऐड बनी हुई थी, कहता है मेरी चप्पल घिस गई, कहता फिर पैरागॉन क्यों नहीं पहनते? बोले हम नहीं सुधरेंगे, तुम चप्पल बदल लो। प्लानिंग कमीशन, देश में हर चीज को मैनेज करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं है, कंज्यूमर भगवान नहीं है। यू हैव द राइट टू ईच एंड एवरीथिंग बट यू डोंट हैव द राइट टू चूज। आपको सब मिलेगा मगर चुनाव करने का अधिकार नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था ना, आप लंगर में खाना खाने गए, दाल मिली, आपने कहा मुझे ये वाली दाल नहीं खानी, दाल मखनी खानी है, ये दफा हो यहां से, है ना। तेरे को खाना मिलेगा, खाना तेरी पसंद का नहीं मिलेगा, जो हम देना चाहेंगे वो मिलेगा। आपको नौकरी मिलेगी, आपको नौकरी मिली, आपने कहा मेरे को ऑफिस पसंद नहीं आया तो ना आए। आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा। यू हैव द राइट टू ईच एंड एवरीथिंग बट यू डोंट हैव द राइट टू चूज। आपको चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा बट सब कुछ मिलेगा, सरकार के हिसाब से जो सही होगा वो मिलेगा। समझ रहे दोनों में फर्क? अच्छा, सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस, सरकार क्या बनाएगी? जो सोशली डिजायरेबल है, सबके लिए जरूरी है। कैसे बनाएगी? जो ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सके, बेरोजगारी कम हो, लोगों को नौकरियां ज्यादा मिल सके। और किसके लिए बनाएगी? सबके लिए। वो अलग बात है, सरकार ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ गरीबों के लिए काम करती है, वीकर सेक्शन के लिए, गरीब सेक्शन के लिए ज्यादा एफर्ट करेगी, जो अमीर सेक्शन है स्ट्रॉन्गर है उसके लिए कम करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा है। बट सरकार सबके लिए करेगी। ये देखिए डिफरेंस, पढ़ी एक बारी। ओनरशिप कैपिटलिस्ट में प्राइवेट होती है, सोशलिस्ट में कलेक्टिव। कैपिटलिस्ट का मोटिव होता है प्रॉफिट, उसका सोशल वेलफेयर। प्राइस मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, कैपिटलिस्ट में सोशलिस्ट में नहीं होता। गवर्नमेंट का रोल होता है बड़ा लिमिटेड सा, सोशलिस्ट में पूरा होता है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी कैपिटलिस्ट में होती है, सोशलिस्ट में नहीं होती। कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, कैपिटलिस्ट में सोशलिस्ट में नहीं होता। एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, कैपिटलिस्ट में सोशलिस्ट में कम होती है। फिर आते हैं हमारे जैसे दोष, हमारे जैसे देश बढ़िया वाले, कहते दोनों को रख लो, है ना, मिक्स्ड। हम कैपिटलिस्ट भी हैं, हम सोशलिस्ट भी हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम दोनों इकोनॉमी की फीचर्स का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर। और दुनिया की, जी मानिए, दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी हम है, राइट। कैसे काम करता है? दो सेक्टर होते हैं देश में, इकोनॉमी को दो हिस्सों में बांट दो, एक प्राइवेट एक पब्लिक। पब्लिक संभालेगी सरकार सोशलिस्ट की तरह, प्राइवेट संभालेगा पूंजीपति कैपिटलिस्ट की तरह। कैपिटलिस्ट अपना काम करेगा, सोशलिस्ट अपना, और दोनों चलते रहेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस। प्राइवेट सेक्टर वो बनाएगा जिसका प्रॉफिट हाई, डिमांड हाई। पब्लिक सेक्टर वो बनाएगा जो सोशली डिजायरेबल। हाउ टू प्रोड्यूस, प्राइवेट फिर वही बनाएगा जिसकी कॉस्ट मिनिमम है, पब्लिक वो बनाएगा जो सोशली डिजायरेबल है। किसके लिए बनाएगा? प्राइवेट सिर्फ रिचर क्लास के लिए बनाएगा और पब्लिक सबके लिए बनाएगा। तो एक बैलेंस, एक इकोनॉमी में ना बैलेंस बना रहेगा, सब खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। चलिए यहां तक बताएं, देखिए बेटे यहां तक बताएं, फिर आगे बढ़े। जल्दी से रीड करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है, इनकी कुछ ना फीचर्स भी हैं, वो आप बुक से रीड करते हैं। वैसे तो इसमें सारी आ गई, बस फीचर्स को मेरिट्स डीमेरिट्स में बांट रखा है, इसी में से निकाली गई है, वो आप कर सकते हैं एक बारी। ये देखो आ भी नहीं आगे, मैं आगे दिखा देता हूं आपको, छोड़ो। देखो जैसे मेरिट्स होगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, कि सेल्फ रेगुलेटिंग है, पूरी फ्रीडम है, कॉस्ट कम है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है, ये आपने रीड करनी है। ऐसे सोशलिस्ट की देखो, सोशल वेलफेयर है, सोशल सिक्योरिटी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीर गरीब में फर्क नहीं है, यूटिलाइजेशन प्रॉपर है रिसोर्सेज का, वो सारी ये रीड करने वाली चीजें हैं, राइट।
देखिए एक बारी। देन बच्चों देखो, आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, मगर हम सबसे लास्ट में बताते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। पूछो क्यों? अब जो आप इसमें पढ़ेंगे सारा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू नो बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो बातें आपको इकोनॉमिक्स की पढ़ाई गई हैं उनको बिजनेस में यूज करना, बिजनेस के अंदर फॉलो करना, दैट इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो फीचर देखो, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो आप पढ़ चुके। इट कंटेन मैक्रो एलिमेंट पढ़ चुके। इट इज प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल है, खाली थियोरेटिकल नहीं है, बता चुके हैं। साइंस और आर्ट दोनों है। इंटरडिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है बाकी डिसिप्लिन से लिंक है, बाकी सब्जेक्ट से लिंक है, लाइक मैथ्स स्टैट लॉ से भी लिंक है। नॉर्मेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, और डिसीजन मेकिंग है। अल्टीमेटली लास्ट में कराने का मुद्दा यही है कि जो भी बातें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए लास्ट में देयर आर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम बुक्स, लाइक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स कहां से निकला है? ओक्यू प्लस नोमोस। हाउ टू मैनेज द हाउस, एक घर को कैसे मैनेज करना है। फिर वो बन गया सोसाइटी को कैसे मैनेज करना है। फिर वो बन गया देश को कैसे मैनेज करना है, बन गया अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करना है। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स आ गई बच्चों, सारी चीजें कर चुके हैं। माइक्रो मैक्रो, साइंस आर्ट, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, राइट। दिस इज योर चैप्टर। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, गिन के 5 मिनट का समय। प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़े।
चलिए चलिए पढ़ लिया सबने। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर क्या होता है यहां पर, समाप्त। कितना टाइम होगा तुम्हें यहाँ पे पढ़ते हुए? तो फिनिश तो हमने कुछ किया ही नहीं आज तक। क्या बात, समाप्त होती है हर चीज, फिनिश नहीं होती। चलिए चैप्टर 2, राइट। बेटे पढ़ लें अगर आपकी इच्छा हो तो, देख लो कोई फोन फोन आना हो, चाय चू मंगाए। ठीक है चलिए, चैप्टर के 4 पार्ट, यूटिलिटी, आईसी, डिमांड। डिमांड सप्लाई आज करेंगे नहीं, आज हम करेंगे आईसी और यूटिलिटी। तो नीचे चलते हैं, थोड़ा निकाल लीजिए एक बारी, थोड़ा बहुत नीचे जाके आएगा। ओहो ज्यादा नीचे चले गए हम लगता है। चलिए बच्चों आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। बेटे जिन्होंने नहीं लिखा, मान लो जिन्होंने नोटबुक में नहीं लिखा या नोटबुक मेंटेन नहीं कर रखी, वैसे तो मैंने कही है पहले से, फिर भी नहीं कर रखी, तो अब कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट निकाल लेना इसके चुपचाप। अब प्रिंट निकाल लेना, लिखने ना बैठना, ठीक है ना। अब थोड़ा खर्चा करो, राइट। चलिए यूटिलिटी, यूटिलिटी बड़े काम की चीज होती है, क्योंकि यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो काम की होती है, राइट। यूटिलिटी में बच्चों 2 तरह की अप्रोचेज आती हैं। उससे पहले यूटिलिटी का मीनिंग, यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने की पावर, यूजफुलनेस। क्या यूजफुलनेस? फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लग रही है, भूख लगने पर आपने एप्पल खाया, तो एप्पल कितना आपके लिए यूजफुल है, दैट इज यूटिलिटी। एक ग्लास ऑफ जूस आपने लिया, वो ग्लास ऑफ जूस लेकर आपको कितना अच्छा लगा, दैट इज यूटिलिटी, राइट। यूटिलिटी को पढ़ने की 2 अप्रोचेस बनाई गई हैं, एक है कार्डिनल, एक है ऑर्डिनल। कार्डिनल वो होती है जो नंबर में एक्सप्रेस की जा सकती है, ऑर्डिनल जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। कार्डिनल को बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व, आईसी एनालिसिस। कार्डिनल वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल वाज गिवन बाय हिग्स एंड एलन। कार्डिनल में 2 लॉ पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, लॉ ऑफ इक्वी एमयू, और ऑर्डिनल में एक ही पढ़ाऊंगा, आईसी कर्व एनालिसिस, राइट। यूटिलिटी की बातें बच्चों 2 बातें, आगे बढ़ने से पहले हम कार्डिनल शुरू करें ऑर्डिनल शुरू करें, 2 बातें जो यूटिलिटी के बारे में आपको समझ आनी चाहिए। पहला, यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव मैटर, मतलब डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, मुझे नहीं लग सकती, आपको कोई चीज कम अच्छी लगती है, मुझे वो ज्यादा अच्छी लग सकती है। तो आप ये ना सोचो कि यूटिलिटी हर व्यक्ति की सेम है, हर व्यक्ति के लिए हर चीज की यूटिलिटी क्या है, अलग अलग। सेकेंडली, यूटिलिटी इज ए वाइडेड ऑन द यूजफुलनेस, एक कोई चीज जो काम की है और यूटिलिटी थोड़ा सा फर्क है। ये मोबाइल काम का है, मैं चलाता नहीं, मेरे तो काम का नहीं है ना, तो मेरे लिए इसकी यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी से वाइडर देन यूजफुलनेस, कोई भी चीज यूजफुल है मगर वो आपको अगर सेटिस्फाई कर पा रही है तो वो क्या है, यूटिलिटी। चलिए कार्डिनल वाला, कार्डिनल किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने, और ये स्कूल में भी कराया जाता, स्कूल में ना, राइट। 2 तरह की यूटिलिटी होती है, टोटल एंड मार्जिनल। मैंने हमेशा एक बात बोली है क्लास में, मार्जिनल इज द मोस्ट रिपीटेटिव डेफिनेशन इन योर इकोनॉमिक्स, मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड, हर चैप्टर में आता है, हर चैप्टर में। टोटल एंड मार्जिनल, टोटल, टोटल मतलब सबका टोटल। आपने एक कमोडिटी की सभी यूनिट्स को कंज्यूम किया, उन यूनिट्स को कंज्यूम करके जो टोटल आपको यूटिलिटी मिली, दैट इज टीयू, राइट। रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 एप्पल कंज्यूम किया, आपको 40 यूनिट्स मिले। यूनिट्स क्या है, यूनिट, जैसे एक क्या केजी, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, तो यूटिलिटी को किसमें बांटे, यूनिट्स में। अच्छा ये प्रैक्टिकली एजम्पशन है, तो आप सोचो आप एक एप्पल खा के कितने पॉइंट्स दे सकते हो ना, पॉइंट कैसे मिलते हैं, ये स्टडी पर्पस के लिए यूटिलिटी बनाया गया है, मानकर चले। और एक होता है मार्जिन यूटिलिटी, मार्जिन मतलब एडिशनल, किसी भी प्रोडक्ट की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जितनी भी आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी उसको बोलेंगे मार्जिन यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल
आपने 5 यूनिट कंज्यूम किया, आपको 40 यूनिट्स मिले। आपने मान लीजिए छठा भी कंज्यूम कर लिया तो आपको 6 के 47 मिल गए। तो छठे के कितने मिले? 47 माइनस 47। MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। एक और फॉर्मूला भी होता है इसका, चेंज इन TU डिवाइड बाय चेंज इन N, ये भी लगा सकते हो आप। अच्छा, फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, आप ये मत मान के चलिए सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे। अच्छा, एक नया फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूं, TU इज इक्वल टू समीशन ऑफ। हम ना इसी टेबल की हेल्प लेते हैं, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसी से बनाऊंगा, राइट। देखिए यूनिट्स दे रखी है, TU दे रखी है, MU निकाल लेंगे आप। 30 में से 0 गए 30, 56 में 30 गए 26, इस तरीके से लास्ट में जब आप MU को टोटल करेंगे तो वो TU के इक्वल आएगा। तो TU इज इक्वल टू MU समीशन ऑफ MU। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU जो पढ़ाना था, लॉ ऑफ डी, कुछ बच्चे इसको लॉ ऑफ DMU भी बोलते हैं, कुछ डिमिनिशिंग MU बोलते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग। क्या होता है? मैं दो तरह से इसको बताऊंगा, एक MU में एक TU में। पहले MU में, बच्चों आपको भूख लगी है बहुत ज्यादा, आप एक एप्पल कंज्यूम करते हैं, आपको अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप दूसरा करते हैं वो अच्छा लगता है मगर पहले से कम अच्छा लगता है। फिर एक और कर लिया, आपका पेट भर गया, अब 0 हो गया। क्या हो गया? 0। अब कुछ खाओगे तो 0 होगा, मगर फिर भी घर वालों ने जबरदस्ती खिला दी तो फिर वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम, द MU डिराइव फ्रॉम इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ए पॉइंट कम्स व्हेन इट बिकम्स 0 एंड इवन नेगेटिव। इसको फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर बोलते हैं। इंसान की नेचर ही ऐसी है, हर चीज ना नई नई। स्कूल शुरू में तो स्कूल की किताबें भी अच्छी लगती हैं, नया नया एडमिशन करो, नई किताबें 2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है, उसके बाद देखता ही नहीं है ना, होता ना। ऐसे TU की बात करें, एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम, TU स्टार्ट इंक्रीजिंग, पहले बढ़ती है एट इंक्रीजिंग रेट, एकदम मजेदार, एप्पल खाते ही जोश, ओ माय गॉड। फिर स्लो होता है वो, स्लो, फिर वो मैक्सिमम हो जाता है, फिर वो गिरना शुरू होता है। घर पे बैठे सुबह सुबह TV चला लिया, आपका फेवरेट स्टार की मूवी है, आप तो बैठ गए जोश में भाई साहब, फिर ना 2 घंटे देखी, फिर एक और मूवी देख ली, फिर ना फिल्म बोर करती है ना, फिर अब TV बोर कर रहा है, वही हीरो है, अच्छी मूवी कर रहा है, शायद पहले से अच्छी मूवी है उसकी, लेकिन आपको अच्छी नहीं लग रही। फिर आपको थोड़ी देर में वो क्या सिरदर्द करके बंद कर दोगे आप उसको। अभी सुबह सुबह आपका फेवरेट स्टार था, दोपहर तक उसने बोर कर दिया, आपको सिरदर्द कर दी। दैट इज DMU कि ह्यूमन नेचर है, जैसे जैसे कोई चीज आप कंज्यूम करते रहोगे उसकी यूटिलिटी कम होती रहेगी। सेम टेबल है, इसको डायग्रामेटिकली देखो, ये देखना है मेन बात आपने। TU बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम गिरना शुरू, उसकी कोरस्पॉन्डिंग MU देखो, गिर रहा है, गिरते गिरते 0, फिर माइनस। तो यहां से ना एक रिलेशन निकल गया था TU MU का, देखो when TU is increasing MU is decreasing, when TU is maximum MU is 0, when TU is decreasing MU is negative। क्लियर? अच्छा, कुछ बातें स्पेशल बातें। पहला, TU जनरली डिक्रीज रेट पे बढ़ता है, स्लो रेट पे हमेशा, और MU हमेशा नेगेटिव होता है, MU कभी पॉजिटिव नहीं होगा कहीं पर भी, किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्शंस को छोड़ के, लाइक लिकर कंजप्शन वो पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस को छोड़ के नॉर्मल सर्कमस्टांस में कभी भी MU इंक्रीज नहीं होगा। एंड स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट मतलब ऐसे, राइट। बट आपको पता है हर लॉ में कुछ एजम्पशन होती हैं, जैसे मैं एज्यूम करके आया हूं कि आप पढ़ के आए हो, है ना, वैसे एजम्पशन, कंज्यूमर रैशनल है, समझदार है। अच्छा, इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि कंज्यूमर समझदार है, लिटरली। कंज्यूमर समझदार होता तो धोखाधड़ी ना होती, कंज्यूमर को बेवकूफ ना बनाया जाता, लेकिन बनाया जाता है। बट मान लेते हैं कंज्यूमर समझदार है। अच्छा, कमोडिटी की कार्डिनल यूटिलिटी है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, नहीं तो यूटिलिटीज कहां निकलेंगे ना। इंडिपेंडेंट ऑफ यूटिलिटी, हर यूटिलिटी आपस में इंडिपेंडेंट है, यूटिलिटी में कंपैरिजन किया जा सकता है। कमोडिटी का स्टैंडर्ड साइज है, आप एक छोटा एप्पल खा लो, एक बड़ा एप्पल खा लो, वो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे यूनिट्स भी होमोजेनियस है, मिलते जुलते सेम क्वालिटी के, है ना। एक आपने नॉर्मल आम खा लिया, एक आपने स्पेशल वाला आम खा लिया, अब तो आप पता है कि पहले आपने नॉर्मल आम खाया, फिर आपने स्पेशल खा लिया, अब आपको यार दूसरा वाला ज्यादा बढ़िया है, आपका लो फेल हो गया, यहां पर ऑब्वियसली फेल होगा ना, होमोजेनियस देना पड़ेगा, कंजप्शन लगातार करनी है।
आपने एक एप्पल खाया, सुबह खाया, दोपहर को खाया, शाम को, अपने कहा तीनों बार मजा बराबर है। ऐसे नहीं होता कंटिन्यूस। अच्छा, टेस्ट प्रेफरेंस आपका सेम रहना चाहिए और इनकम भी कांस्टेंट होना चाहिए। इनकम का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में यूज होती है वो। देखो जब इनकम बढ़ जाती है ना, फिर आदमी को अच्छी चीज भी कम यूटिलिटी देती है, उसको और बढ़िया चीजें होती हैं। और इनकम तो हर एक लो में इनकम को कांस्टेंट रखना पड़ता है, नहीं तो लो फेल हो जाता है, राइट। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब जहां पर ये लो एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पर एमयू डिक्लाइन नहीं होगी। पर्सनल एस्पेक्ट्स, आपकी हॉबीज, आपका इंटरेस्ट, बच्चों कई चीजें, आपको गेमिंग, आपको गेम खेलने का शौक है, आपको 6 घंटे टीवी देख के सिद्धत होगा था, क्या पता 6 घंटे आपको देख के सिद्धत ना हो गेम खेल के, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। एडिक्शन है आपको, लिकर, सिगरेट्स, किसी भी चीज की एडिक्शन हो सकती है, लत लग गई ना। और मनी, मनी तो इकलौती चीज है जिससे दुनिया में किसकी यूटिलिटी पूरी नहीं होती। आपको 50,000 मिल जाए, आपके तो 1 लाख मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, आपके तो 2 लाख मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 लिख जाए, ये थोड़ी कि आप सुबह से बैठे हो दुकान पे, आपकी 10,000 सेल होगी, अब एक आदमी 1,000 रुपए का सामान लगा, आपने कहा इसमें मजा नहीं आया, है ना। ऐसे होता है कि पहले 10 तक तो मजा आया था, 11वें में मजा नहीं आया, ऐसा नहीं होता। आपको 11वें में मजा आएगा, उसको 100 रुपए देगा तो भी मजा आएगा, बिकॉज पैसा, पैसे की इच्छा कभी किसी की खत्म नहीं होती। मोर मनी इज इक्वल टू मोर सेटिस्फैक्शन। चलिए अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। और इवन आप कभी ध्यान से देखिएगा ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन कम दिखेगा, कंज्यूमर सरप्लस पे ज्यादा दिखेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहां पर कंज्यूमर इस स्टेज पे है कि वो अपनी कंजप्शन से खुश है, चेंज नहीं करना चाहता, जहां पर बेसिकली शॉर्टकट में बता रहा हूं, जहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल है। MUX इक्वल टू PX, वो जब तक उसकी MUX इक्वल टू PX है वो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। यहां से हम नया फॉर्मूला निकाल लेते हैं, MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUM, और MUM को क्या मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1। बेसिकली व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, जो वो पे करना चाहता है, इज इक्वल टू व्हाट ही एक्चुअली पेज। मैं जितना पैसे देना चाहता हूं अगर मैं उतने ही दे रहा हूं तो मैं क्या हूं, इक्विलिब्रियम में। चले, सरप्लस क्या होता है, जब आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी आपके प्राइस से ज्यादा है, जब आपको 10 रुपए में 15 रुपए का स्वाद आ जाए, व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज मोर देन व्हाट यू एक्चुअली पे, उसको कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं, और सरप्लस निकालने का फॉर्मूला होता है MUX माइनस PX। ये देखिए यहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं, TU MU सेम है, हमने मान लिया कि प्राइस 20 रुपए है, आप MU में से प्राइस माइनस करो, जहां तक ये पॉजिटिव आ रहा है कंज्यूमर सरप्लस है, जहां पर 0 है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और जहां पर ये नेगेटिव है ये क्या है, डेफिशिएंसी। उल्टा भी होता है, कई बार कई जगह पर आप बड़े से रेस्टोरेंट में गए, आपका 5,000 रुपए का बिल आया और आपको मजा 2,000 का भी नहीं आया, तो आप डेफिशिएंसी में चले गए। किस में चले गए, डेफिशिएंसी। ये देखो तीनों फॉर्मूले सब कुछ लिखा हुआ है यार, सब कुछ लिखा हुआ है। देखो अगर MUX PX से ज्यादा है तो सरप्लस है, MUX PX के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है, MUX कम है तो डेफिशिएंसी। नोटबुक को भूल नहीं सकते आप, हर चीज लिखी होनी चाहिए। ये डायग्रामेटिकली देखो, 20 रुपए प्राइस है, ये MU जा रहा है, यहां पर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऊपर क्या है सरप्लस, नीचे क्या है डेफिशिएंसी। सिंपल सी बात, क्लियर। बोलो भाई, तुम्हारी भी यूटिलिटी डाउन होती रहती है लगता है, खाना नहीं खाते क्या आजकल, मैं कहती खाते हैं तो ना, कहते हैं वो तो बच्चे पूछो काम करके आया, हाँ कर रहा हूं, टेस्ट देगा नहीं, आपके एक्सप्रेशन और आपकी वर्डिंग मैच नहीं कर रही। चले, इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट है अभी, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब देखो आपने कहा MUX इक्वल टू PX, राइट, अगर एक से ज्यादा कमोडिटी हुई, X के साथ Y भी हो गया तो क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा लॉ है, ये देखिए, MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय PY इज इक्वल टू MUZ डिवाइड बाय PZ एंड सो ऑन। मतलब हर एक में जब आप एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब आप एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उन कमोडिटी की यूटिलिटी का और प्राइस का रेशियो इक्वल होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द MU ऑफ मनी spent on various goods is equal, or you can say ratio of MU and P is equal। चलिए, इसी में एक छोटा सा पॉइंट,
आपने कहा इच्छा बुरी होती है, इच्छा कितनी तरह की होती है? वॉन्ट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। नेसेसिटी जो जीवन जीने के लिए बेसिकली है, कंफर्ट जो आरामदायक बनाती है जीवन को, लग्जरी जो जीवन को शानदार बनाती है। लग्जरी में लाइक प्रेस्टिजियस गुड्स, डिस्टिंक्शन गुड, महंगी गाड़ियां, महंगी बाइकें, महंगे जूते, महंगी घड़ियां, सब कुछ महंगा महंगा। नेसेसिटी बेसिक चीज, रोटी कपड़ा मकान। कंफर्ट बीच का, एसी लगवा दो यार घर में, कंफर्ट है, लाइक समझ रहे हैं, टीवी लगवा लिया कंफर्ट है, नॉर्मल टीवी का स्मार्ट टीवी लगा लिया। नेसेसिटी में 3 पार्ट, एक नेसेसिटी चाहिए होती है जीने के लिए, लिविंग के लिए, रोटी कपड़ा, बिना रोटी कपड़े के आप जी नहीं सकते। एक आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अच्छा खाना, घर पे आरओ लगा दो, अच्छा पानी आएगा, एयर प्यूरिफायर लगा दो, राइट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक होती है कन्वेंशनल, जो सोशल प्रेशर की वजह से आदमी को खर्चा ना भी करना हो ना करना पड़ता है क्योंकि पड़ोसी ने कर दिया, सोसाइटी प्रेशर डालती है, वो भी नेसेसिटी है। वो यार आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, स्कूल वाले ने कहा कि इसी तरह का बैग लेकर आना है, आजकल स्कूल बताता है क्या लाना है, बाकी सब बच्चे लेके जाते हैं तो आपको भी लेके जाना पड़ेगा। स्कूल वाले मील भी डिसाइड करते हैं घर से बना के लाने हैं। जब आज मील में ऑर्डर आ गया कि आज आपने मान लो फ्राइड राइस लेके जाना है, तो आपको अपने बच्चों को फ्राइड राइस बनाकर देना ही पड़ेगा। ये भी नेसेसिटी है, कंफर्ट नहीं है। आपको फायदा नहीं मिल रहा इस चीज से कोई, समझ रहे हो, आप तो वही खाना खा रहे हो, आपको सिर्फ बच्चे की जीवन को चलाने के लिए उसको जो है एक्स्ट्रा चीजें देनी पड़ रही हैं। तो 3 तरह की इच्छा है, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लगते। चैप्टर 2.1 यूटिलिटी एनालिसिस समाप्त। ये तो जो लोग जवाब नहीं देते इनका क्या किया जाए, मार दिया जाए, क्या बात, क्लियर है, पक्की बात। क्योंकि जो मेरा अगला टॉपिक है वो वेरी इजी है, और भी इजी है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, आईसी एनालिसिस। आईसी क्या होता है? आईसी, वाह, कह रहे आईसी होता है इंडिफरेंस कर्व, तो फिर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? आईसी। अरे मीनिंग बताओ, मीनिंग एक ऐसा कर्व जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन 2 गुड्स के, जो आपको देते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हर एक पे मैक्सिमम, तो वो इनडिफरेंट है, आपस में आप चेंज करो या ना करो, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिफरेंट कर्व। ऑल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन, देयरफॉर कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। ये देखो स्लोपिंग डाउनवर्ड का कर्व है, 3 पॉइंट है ए बी सी, तीनों ही क्या देते हैं? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और ये ओरिजिनल यूटिलिटी पे है, न्यूमेरिकल कंप्यूट नहीं किया जा सकता। किसने दिया था? हिक्स एंड एलेंस ने। इसकी भी एजम्पशन है पहला, कंज्यूमर रैशनल है, यूटिलिटी ओरिजिनल है, हम कंप्यूट नहीं कर सकते। रैंकिंग प्रेफरेंस बेस्ड है, मतलब ये कहता है कि ए बढ़िया है, बी उससे कम बढ़िया है, नंबर नहीं देगा 1 2, कहेगा ए बढ़िया, बी उससे कम, सी उससे कम, रैंकिंग देगा। नंबर ऑफ गुड्स पे ज्यादा है, ये डिपेंड करता, जितने ज्यादा गुड्स होंगे उतनी ज्यादा यूटिलिटी होगी, तो 3 वाले की ज्यादा होगी, 2 वाले की कम होगी। और कंसिस्टेंसी है, जो चीज एक बार है वो दूसरी बार भी है, लाइक अगर ए बी से बढ़िया है और बी सी से बढ़िया है तो ए सी से भी क्या होगा? बढ़िया होगा। ऐसा नहीं नहीं इस बार तो मेरे को सी अच्छा लग रहा है, नहीं, सेम कंसिस्टेंट चलेंगे। इफ ए इज बेटर देन बी एंड बी इज बेटर देन सी, देन वी कैन से दैट ए इज बेटर देन सी, राइट। ये देखिए, एक होता है इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस फैमिली बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, जब आप एक से ज्यादा आईसीज को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोला जाता है इंडिफरेंस मैप। क्लियर? एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आती है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भाई देखो एक कर्व पे 2 आइटम है एक्स और वाई, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, एक की कंजप्शन करने के लिए दूसरे की कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। जिस रेट पर वो सब्स्टिट्यूट होगी उसको बोलते हैं एमआरएस, बेसिकली एमयूएक्स डिवाइड बाय एमयूवाई, कि एक की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए दूसरे की यूटिलिटी को कम करना पड़ता है। ये देखो आपका कर्व है, अब इसको बढ़ाना है यहां से, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कम। दिस इज योर एमआरएस, स्लोप भी बोलते हैं इसको। ये आईसी की स्लोप होती है, क्या होती है आईसी की स्लोप? फॉर्मूला होता है एमयूएक्स डिवाइड बाय एमयूवाई। जनरल ट्रेंड क्या होता है इसका? डिक्रीजिंग। आपसे कभी पूछा जाए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग। हाँ, अगर और शेप क्या आती है उस वजह से? कन्वेक्स। क्या आती है?
अगर आपको कह दिया जाए मान लीजिए होगी तो आपकी शेप क्या हो जाएगी, कनकेव। और अगर कांस्टेंट होगी तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, राइट। होता नहीं है, इट्स एन आर्बिट्रेरी एग्जांपल, प्रैक्टिकली सिर्फ डिक्रीजिंग ही होती है। अब देखिए आईसी की प्रॉपर्टी, आईसी बना दी मैंने, प्रॉपर्टी देखो, आईसी स्लोपिंग डाउनवर्ड है, रीजन क्या है, एमआरएस। आईसी कन्वेक्स है, रीजन क्या है, डिक्रीजिंग एमआरएस। हायर आईसी का मतलब हायर सेटिस्फैक्शन। दो आईसी कभी आपस में इंटरसेक्ट, क्यों, क्योंकि दोनों के सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग है। आईसी के एक आईसी में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। आईसी पैरेलल होने जरूरी नहीं है। और आईसी कभी एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी भी एक्सिस को टच कर दिया तो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। बजट लाइन बच्चों, बजट लाइन बताती है जो पैसा आपके पास है उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आप एक इनकम से दो प्रोडक्ट को किस लेवल पर खर्च कर सकते हो, उसका कॉम्बिनेशन। स्लोपिंग डाउनवर्ड बनती है ये भी, जैसे देखो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है, मतलब आपने अपना पूरा पैसा यूटिलाइज कर रखा है। एवरी पॉइंट ऑन द बजट लाइन प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ स्पेंडिंग, दैट इज मैक्सिमम लेवल। और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड प्राइस ऑफ, इसका यूज होगा आगे, ध्यान रखना। अच्छा, बजट लाइन के डिफरेंट पॉइंट देख लो। अगर जो बजट लाइन के ऊपर पॉइंट है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, जो बजट लाइन के बाहर है वो अनअटेनेबल, जो बजट लाइन के अंदर गिर रहा है वो इनएफिशिएंट, राइट। जब आपके पास 100 रुपए तो आप 20 रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, 100 यूटिलाइजेशन, 20 रुपए क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन, और 120 क्या है ही नहीं आपके पास, अनअटेनेबल, राइट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सेम बात। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में होता है और खुश होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, पहला आईसी बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए और बजट लाइन की स्लोप आईसी के स्लोप के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एमयूएक्स डिवाइड बाय एमयूआई इज इक्वल टू पीएक्स बाय, बच्चों एक बात देखो, एमयूएक्स डिवाइड बाय एमयूआई इज इक्वल टू पीएक्स डिवाइड बाय, इसको चेंज कर दो, ये क्या बन के आ गया, एमयूएक्स डिवाइड बाय इज इक्वल टू एमयूआई डिवाइड बाय, क्या सेम बात आपने मानी पड़ी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने भी ये बात की थी, सेम बात है। ये देखिए डायग्रामेटिकली देखिए, ये आपकी बजट लाइन ब्लू कलर में, रेड कलर में आपका आईसी, जहां पर ये करेगा वहां पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, राइट, क्लियर। देखो बना के दिखा देता हूं, ये बजट लाइन, यहां ये टेंजेंट बन गया, ये क्या बन गया, इक्विलिब्रियम। इसके अलावा कोई आईसी कहीं से भी जाए फर्क नहीं पड़ता, वो कट करना चाहिए और टेंजेंट समझते हैं ना, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, राइट। चलिए इसकी भी कुछ एजम्पशन है, इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर दो ही गुड्स में बात करेगा, क्योंकि देखो ग्राफ में तो दो ही गुड्स बन सकते हैं, तो तीसरा तो बना ही सकते, गुड्स के प्राइस कांस्टेंट है, गुड्स होमोजीनियस है, डिविजिबल है, डिविजिबल का मतलब डिवाइड किए जा सकते हैं आपस में, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, कांस्टेंट। दिस इज आईसी एंड दिस इज आईसीबी, राइट। तो आपका चैप्टर होता है समाप्त। पढ़े एक बारी, कोई डाउट हो तो बताएं। जल्दी से देखिए बच्चे, जल्दी से, 3 चैप्टर प्रैक्टिकली, फर्स्ट 2.1 2.2 हमने कवर किए हैं, देखिए एक बारी। यस बच्चों, बेटे कुछ पूछना है इधर पूछो, आपस में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल टेस्ट से पहले पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्लास तक पढ़ के आना है इसको, लेकिन नेक्स्ट क्लास का भी पढ़ के आना है थोड़ा। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है, और कल का आप लो
2.3 डिमांड, 2.4 सप्लाई एंड लास्ट चैप्टर लो बिजनेस साइकिल बेटर रहेगा, ठीक है। ये पढ़ के आना 2.3, 2.4 और 5th। चलिए बच्चों टॉपिक होता है यहां पर समाप्त। अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट हो तो ले लेना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, पेपर अच्छे से देने बड़े बढ़िया वाले एकदम, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।